हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिता अशोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिता अशोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री होती क्या है? तो देखिएगा, वो एरिया जहाँ पर हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। यानी जिस एरिया में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। अब इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, चाहे हम फीचर्स है, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की फीचर्स की, या हम बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, मतलब महत्व की जब बात करते हैं कि उद्योग का क्या महत्व, तो यहाँ हमारी जो बात हो रही है वो हम टाइम है 1947 से लेकर 1991 तक, इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रही। अब आप सोचोगे कि इंडस्ट्री तो आज भी है, तो हम बात यहाँ पर इसकी क्यों करें, क्योंकि 1991 में कुछ चेंजेस आए इंडस्ट्री पॉलिसी में। वहाँ हमने क्या की, एलपीजी नीतियाँ अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, तो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो हमारी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। तो अब उसके बाद अलग से हम इसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एलपीजी पॉलिसी है वो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे आएंगे। तो यहाँ पर जब हम इंडस्ट्री की बात इस चैप्टर में कर रहे हैं, तो वो हमारी है 1947 टू 1991 तक, चाहे वो इम्पोर्टेंस है, चाहे वो फीचर्स हैं, तो वो यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्री क्या है, हमारी किसका क्या महत्व है, तो बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस प्रकार से हम कहेंगे ना कि रेल है, रेल में इंजन का जो महत्व होता है, वही किसी भी इकोनॉमी में किसका महत्व है, इंडस्ट्री का महत्व है। कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा ढांचा क्या है, एक हमने कहा था कि ये जो उद्योग थे वो हमें शिशु अवस्था में मिले थे, मतलब नए के बराबर था। लेकिन जैसे जैसे हमने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई 1951 से लेकर आज तक, तो उसमें हमने क्या की, उद्योगों का काफ़ी विकास किया। तो उस विकास के फलस्वरूप हम उद्योगों में क्या आ गए, तेज गति से दौड़ने वाले उद्योग हमने स्थापित कर दिए। तो अब उसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो पहला है हमारा एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एपिसेंटर कौन है, हमारी इंडस्ट्री है। तो जिस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी क्या है, जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है वो हमारा क्या है, किसमें आता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो हमने कहा, आपके माइंड में आएगा कि ये जो प्रोडक्शन है ये तो एग्रीकल्चर में भी होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है, वो उनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक। यहाँ तो हम अपनी मन मर्जी से क्या हो, वस्तुओं के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो एग्रीकल्चर में तो क्या है, कभी रेनफॉल हुई टाइम पे, कभी नहीं हुई, कभी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उस अपने अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें। तो ये एपिसेंटर है, यहाँ हमारे हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचर का जो रोल है वो कम है और ह्यूमन बीइंग का रोल है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का प्रोडक्शन करके इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगी, सेविंग ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से एक ऐसा सर्कल चलेगा जो हमें क्या ले जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखिएगा, ये एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने का भी काम करता है। हमारे पास पहले क्या थी, एग्रीकल्चर थी और सारी 72% जनसंख्या हमारे किस पर थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, और प्रोडक्शन फिर भी हमारा इनफ नहीं था। अब हमारे क्या हो गए, उद्योग लगने से वहाँ की जो सरप्लस पॉपुलेशन है उसको किस में काम मिलना शुरू हो गया, इंडस्ट्री में
काम मिलना शुरू हो गया। तो पीछे जनसंख्या पर दबाव क्या हो गया, कम हो गया। तो वहाँ की जो हम कहेंगे ना, वहाँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी, छिपी हुई बेरोजगारी थी, वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उन लोगों को हमने वहाँ से पिकअप करके कहा इंडस्ट्री में क्या दे दिया, रोजगार प्रोवाइड करवा दिया। तो ये जो है सबसे तेज है हमारा, आज जो सबसे तेज गति से जिस क्षेत्र में रोजगार है वो है हमारा उद्योग, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री हमारी जितने ज़्यादा इंडस्ट्री लगती हैं तो बेरोजगारी उतनी ही क्या होती जाती, कम है, होती जा रही है। तो आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा तेज गति से जो रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर है वो है हमारा इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री लगने से हमारा क्या हो गया, कृषि पर दबाव भी क्या हो गया, कम हो गया। फिर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिएगा एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी इंडस्ट्री पर डिपेंड है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिस तरह से हमने 1967 और 1968 में क्या हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि HYV बीज का प्रयोग करने के कारण, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने के कारण और मॉडर्न टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिस तरह से थ्रेसर है, ट्रैक्टर है और जितने भी हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, इनका प्रयोग करने के कारण ये आई थी। तो ये कहाँ बने, ये हमारे किस में बने, इंडस्ट्री में बने। तो जितने भी हमारे पाइप सेट हैं, फुहारा सेट है, जो भी एग्रीकल्चर के लिए हमारी सीड्स हैं, वो किस में बनती हैं, उद्योगों में बनती हैं। तो उद्योगों का जैसे जैसे विकास हुआ तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, एग्रीकल्चर का भी विकास हुआ है। कि ये जो सारा सामान एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में क्यों हुआ, क्योंकि जो बीज थे, जो फर्टिलाइजर्स थे, जो हमारे स्प्रे वगैरह हैं, जितना भी सामान है वो कहाँ पर बना, पाइप सेट वगैरह वो हमारा इंडस्ट्री में बना है। ट्रैक्टर्स हैं, ये भी इंडस्ट्री में बनकर आए। तो उसके फलस्वरूप एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई। इसके साथ साथ क्या उद्योगों के विकास ने एग्रीकल्चर को एक और तरीके से भी बढ़ावा दिया। वो क्या तरीका था, देखो इंडस्ट्री लगने के कारण, चाहे वो हमारी कॉटन है, चाहे वो जूट है, चाहे वो हमारी तिलहन फसलें हैं, दालें वगैरह हैं, इनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। क्योंकि जब इंडस्ट्री लगी, ऑयल इंडस्ट्री लगी, तो उसको क्या चाहिए, सरसों चाहिए, सरसों की डिमांड बढ़ी, तो सरसों के प्राइस क्या हो गए, राइज हो गए, किसान को भी क्या मिलने लगा, ज़्यादा फायदा मिलने लगा। तो उससे फलस्वरूप भी वो क्या हो गए, समृद्ध हो गए। तो उद्योगों के विकास ने कृषि को अप किया है कि कपास की डिमांड बढ़ गई तो कपास के प्राइस क्या हो गए, राइज हो गए। कि जैसे ही कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, तो एग्रीकल्चर का विकास इस तरीके से भी हो जाता है। अब किसान के पास क्या है, पहले वो निर्वाह कृषि करता था, अब उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं क्या करूं, प्राइस राइज है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन सेल करूं, ताकि जब प्रोडक्शन वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा तो उसकी आमदनी ज़्यादा होगी, आमदनी ज़्यादा होगी तो उसके पास फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए अब ज़्यादा पोर्शन बच जाएगा, तो कृषि का भी विकास होगा। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री का विकास दोनों ही तरीकों से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं क्या करता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फिर एग्रीकल्चर में हमें नहरों का विकास किया, उनके कारण पानी मिला, तो नहरों में भी जो हमारे बड़े बड़े यंत्र हैं, डैम वगैरह बनाए गए नहरों, ये सारे सामान कहाँ से, बड़ी बड़ी मशीनें हमारी आई, वो भी कहाँ से हुई हमारी, उनका उत्पादन भी किसमें किया गया, इंडस्ट्री में ही किया गया। रोल इन नेशनल डिफेंस। तो देखिए नेशनल डिफेंस में रोल इंडस्ट्री का हो जाता है। जो युद्ध के लिए क्या चाहिए, हमें तोपें चाहिए, हमें जितना अभी मान लो गन है या गोला बारूद, जितना भी सामग्री हमें किसी अपनी डिफेंस के लिए चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए, वो सारे का सारा सामान कहाँ पे बनता है, जहाज है, तोप है, ये सभी कहाँ पे बनते हैं, ये किसी न किसी इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। तो एक इकोनॉमी के लिए सबसे बढ़िया ये है कि वो अपनी डिफेंस के लिए क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। माना हम किसी देश पर डिपेंड है और एट ए टाइम वो हमें आंख दिखा दे, युद्ध चल रहा है और हमारे पास वो सामग्री नहीं है, हम किसी से डिमांड करते हैं उस सामग्री की और वो हमें आंख दिखा देता है, तो हम क्या है, अपनी डिफेंड नहीं कर पाएंगे, अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे खतरनाक है युद्ध सामग्री के लिए, अपनी रक्षा की सामग्री के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होना। तो पहले हमारे पास जब इंडस्ट्री थी, हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे। एक इकोनॉमिस्ट जो लेसेज फेयर का मतलब पक्का समर्थक रहा है, तो वो तो बेरोक टोक आयात और निर्यात का पक्षधर रहा, जिसका नाम क्या है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जिसको पिता कहते हैं, एडम स्मिथ। उसने भी कहा कि यदि आप किसी देश
की किसी देश की सुरक्षा आप करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप इन यंत्रों में क्या हो, आत्मनिर्भर हो। ये सारे यंत्र आप अपने देश में ही बनाइए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहिएगा। वैसे तो वो लेसेस फेयर पॉलिसी का समर्थक था, कहता था बेरोक-टोक आयात निर्यात होने देना चाहिए, लेकिन यहाँ उसने भी ये कहा है कि जब बात हमारी रक्षा करने वाले यंत्रों की आती तो उसमें हमें किसी भी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इससे ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि इनकी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे लिए क्या बनते हैं, इंडस्ट्री में ही इनका प्रोडक्शन होता है। फिर है हमारा इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि अब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया। किसके कारण हुआ? वो इंडस्ट्री के कारण हुआ। जब हमने कहा कि एग्रीकल्चर में हमें अच्छी क्या मिलने लगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हमें अच्छी प्राइस मिलने लगी तो किसान समृद्ध हो गया। अब वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ ध्यान देने लगा। अब उसको बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया जूते चाहिए, उसको एसी भी चाहिए, उसको देखने के लिए टीवी भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर बढ़ी? इंडस्ट्री में। तो चाहे बढ़िया कपड़े की बात है, चाहे जूते की बात है, चाहे टीवी की, चाहे कूलर की, चाहे एसी, गाड़ी, जितना भी सामान है ये कहाँ पर बनता है? उद्योगों में बनता है। तो उद्योगों में वो सामान बनता है, लोग उसका यूज करते हैं, तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। तो ये हमारे किस में मदद करते हैं? उनके लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में भी मदद करते हैं। कंपल्सरी कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट, कि जो उद्योग है उनके बगैर डेवलपमेंट के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो ये कंपल्सरी कंडीशन है, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहें तो हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो कुछ भी सर्टेन होता ही नहीं है। लेकिन उद्योग में तो हम जैसा हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि इतना हम कर लेंगे, ये हम बना लेंगे, वैसा हम कर भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में ज़्यादा है, प्रकृति के हाथ में कम है। तो डेवलपमेंट यदि हमें करना है तो हम सोचें कि हम एग्रीकल्चर पर चलकर डेवलपमेंट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। डेवलपमेंट की प्री कंडीशन ही ये है कि हम किसका विकास करें? हम अपने इंडस्ट्री का विकास करें, उसके बगैर हमारा विकास नहीं हो सकता। तो ये है हमारा। फिर है हमारा ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है? वो भी हमारी इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखिएगा, इंडस्ट्री सेटअप हमने की, उसके बाद हमारा क्या हुआ कि चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, वो क्या हो गए? एकता के बंधन में बन गए कि इंडस्ट्री में हर तरह का व्यक्ति क्या है, एक वर्कर के रूप में कार्य कर रहा है। इंडस्ट्री किसी एक की है, मान लो किसी मुस्लिम की, तो ये थोड़ी है कि उसमें मुस्लिम ही कार्य करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी थी, उनका डिसिप्लिन में रहना है, उनका काम करने का तरीका है, ये सारी बातें हमारे किसके कारण आ गई? इंडस्ट्री के कारण हमें सीखने को मिली है। फिर है हमारा इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, कि पूंजी निर्माण में भी ये मदद करता है। तो देखिएगा, पहले हमारे पास क्या थी? सेविंग नहीं थी तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, तो जो हमारा पूंजी निर्माण है वो भी नहीं हो पा रहा था। अब क्या हो गया? जो फालतू के वर्कर्स थे उसको कहाँ पर काम मिल गया? उनको इंडस्ट्री में काम मिल गया। इंडस्ट्री में काम मिलने के कारण इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने के कारण हमारा क्या हो गया? इनकम बढ़ेगी तो साथ में साथ हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, और कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे? सेविंग भी करेंगे। जब हमने सेविंग की तो वो सेविंग, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। सेविंग हुई तो हमारे इन्वेस्टमेंट हुआ तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ? हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो फिर है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन हमारा क्या है? देखो, निर्यात को प्रोत्साहन देने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, कोई ऐसी हम तरीका अपनाएं। तो ऐसा तरीका क्या था कि वस्तुओं को हम क्या करें? कम से कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करें और लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करें, ताकि अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के बाद हमारे पास वो सरप्लस बच जाए, जिसको हम दूसरे देशों में भेज कर क्या कमा सकें? फॉरेन करेंसी गेन कर सकें। तो इसके लिए हमने कहा दो चीज़ें कंपलसरी थी हमारे, कि एक तो ये था कि हम क्या करें? लो कॉस्ट, कि हमने इंडस्ट्रियों में जो बढ़िया से बढ़िया टेक्निक थी
उस टेक्निक का प्रयोग करके हमने क्या की, कॉस्ट को कम कर दिया। फिर अब हम कहें एग्रीकल्चर में तो हमारे बस की बात नहीं है, वो तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना होगा। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमारा एम है इस बार इतना एक्सपोर्ट करना है, हमें तो इतना गेहूँ पैदा हो, नहीं, वो तो नेचर पर भी डिपेंड है। हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन एट ए टाइम्स में ओड़े वगैरह आ गए, फसल तबाह हो गई, तो किसी न किसी कारण से हमारी जो बाउंड्री है वो लिमिट हो जाती है कि इतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते। लेकिन इंडस्ट्री में जैसा हम सोच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, अपना जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं कि लार्ज मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ दे करके कि कॉस्ट को कम करना है, बिजली सस्ते रेट पर उनको उपलब्ध करवा जाती। तो हमने इंडस्ट्री में ही हम क्या करने लगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है इंडस्ट्री के कारण ही पॉसिबल हुआ, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ है। भुगतान से क्या किया, हमें इम्प्रूव हो गया कि घाटे का तो था लेकिन वो घाटा कम करने में हम कामयाब हो रहे थे। उसके कारण हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, जो वस्तु हम दूसरे देश से मंगवाते हैं वैसी ही वस्तु अपनी टेक्नोलॉजी द्वारा बना करके उसको रिप्लेस कर लिया जाए। अब हम क्या है कि उद्योगों में ही कर सकते हैं, वो तो खेती में तो नहीं हो सकती। तो उद्योगों में हमने वैसा ही काम करने वाली अपनी टेक्नोलॉजी द्वारा वो वस्तु बना ली। हाँ ठीक है, वो कंच की बनाते हैं या प्लास्टिक की बनाते हैं, हमारे यहाँ पर लोहे की बनती है तो हम लोहे से बना लेते हैं, लेकिन काम तो वो भी सेम कर रही है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये सब एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किसके कारण पॉसिबल हुआ, इंडस्ट्री के कारण ही पॉसिबल हुआ है। फिर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिएगा, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन हम कहेंगे जब डेवलपमेंट किसकी हुई, जब इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, तो इसके कारण क्या पॉसिबल हुआ, रोड का विस्तार, रेलवे का विस्तार, हमारी जो बीमा कंपनियां हैं इनका विस्तार, बैंक्स हैं इनका विस्तार। किसके कारण पॉसिबल हुआ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। पहले 2 ही बैंक थे, अब बहुत सारी इंडस्ट्री होगी, हर को क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादा मात्रा में होगी, बैंक ज़्यादा होगी, हर जगह पर क्या होगी, उद्योग स्थापित होगी, बैंकों की संख्या ज़्यादा होगी। अब एक वस्तु से दूसरे स्थान पर ले आने के लिए रोड्स ज़्यादा हो गए। तो इस प्रकार हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसके विकास में किसका हाथ रहा, हमारे इंडस्ट्री का काफ़ी हद तक विकास रहा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो गई। तो दूसरे इस कारण से भी हुई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए थी, मशीनें चाहिए थी, और वो मशीनें हमें किसने दी, वो मशीनें हमें दी इंडस्ट्री ने दी। तो देखिएगा, इस तरह से हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या जाता है, ऊर्जा के सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारा कोयला है, पेट्रोल है, ये चीज़ें भी आ गई। तो अब इनको कोयला और पेट्रोल है वो उस अवस्था में नहीं होते जिस अवस्था में हम उनको प्रयोग करें, उससे पहले उनको क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। तो शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए। वो मशीनरी कहाँ पर तैयार की गई, इंडस्ट्री में तैयार की, वरना पॉसिबल ही नहीं था कि हम उन सोर्सेज को आज यूज कर पाते। उसी प्रकार से हम कहेंगे कि सौर ऊर्जा है, एनर्जी बाय द सन, तो उसको ट्रैक करने के लिए क्या चाहिए, हमें मशीन चाहिए। तो वो मशीन उद्योगों में तैयार की गई। तो हमारी क्या थी, जो ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, बिजली है, बिजली जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। वो मशीनें कहाँ पर तैयार की, चाहे वो मशीनें उद्योगों में तैयार की गई, चाहे वो हमारी कोयले के द्वारा हम बिजली बनाते हैं, चाहे पानी के द्वारा बिजली बनाते हैं, लेकिन वो सारी मशीनें किस में तैयार होती है, उद्योग में तैयार होती है। तो उद्योग के कारण वो मशीनें हमें मिली, इसलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल किसका रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का रहा है। उसी प्रकार अब हम लेंगे, ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी। अब हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी। अब हमारी सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमारा क्या थी, स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्टल्स हैं, हमारे हॉस्टल में यूज जो हम टूल्स यूज करते हैं वो है। तो देखिएगा, अब हॉस्टल में अब नई नई टेक्नोलॉजी के कारण नई नई मशीनें आ रही हैं जिनको हम यूज करते हैं कि 1 मिनट में हम
चेक करते हैं तो पता चल जाता है बीमारी कौन सी है। तो आधुनिक यंत्र का प्रयोग कौन कर रहे हैं? डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो वो यंत्र कहाँ से बन के आए? वो यंत्र हमारे उद्योगों में तैयार किए गए हैं। तो इसके कारण हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी है वो काफ़ी मात्रा में हो गई हैं कि हम कहीं बेड फैसिलिटी है या जितनी भी फैसिलिटी हमें हॉस्पिटल में दी जा रही है, वो उनका जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में किया गया है। तो उसी प्रकार से हमारी एजुकेशन है। एजुकेशन में आप लोग लैपटॉप, कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा हम पढ़ रही हैं। तो ये सारा कहाँ से आया? इनका प्रोडक्शन किसने किया गया? किसी ने किसी इंडस्ट्री में किया गया है। तो हम कहते हैं किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी डेवलपमेंट में हाथ कहीं ना कहीं किसका रहा है? हाथ हमारा इंडस्ट्री का ही रहा है। फिर है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब कि स्थिरता के साथ विकास। अब हम देखो, यहाँ तो हमारे हाथ में है कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो अब स्थिरता के साथ लगातार धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यह जब हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है? वहाँ हमारे हाथ में नहीं है। कभी हड़बड़ाहट होती रहती है कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर हमारे हाथ में ही नहीं है कुछ। लेकिन यहाँ तो हमारे हाथ में है, तो हम क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। वो स्टेबिलिटी के साथ होती रहती है, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं आती, कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा हलचल नहीं होती जितनी कि एग्रीकल्चर में होती हैं। फिर है हमारा बैलेंस ग्रोथ। अब हम लिख सकते हो कि बैलेंस ग्रोथ। तो बैलेंस ग्रोथ क्या होता है कि दोनों मिलकर क्या करते हैं? इकोनॉमी की। अब हम सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड रहे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। तो एग्रीकल्चर में तो क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होने शुरू हो जाते हैं कि एक लिमिट होती है प्रोडक्शन की। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है? वो एक लिमिट है हमारे, कितने लोगों को खपा सकता है हमारा एग्रीकल्चर, तो उतने को ही खपा पाएगा वो। लेकिन इंडस्ट्री की ज़्यादा संख्या बढ़ाने से, ज़्यादा करने से या प्रोडक्शन को ज़्यादा करने से हमें कई प्रकार की इकोनॉमीज मिलना शुरू हो जाती हैं। वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें वहाँ मिलते हैं, वहाँ ज़्यादा लोगों को रोजगार हम दे पाते हैं। तो यदि दोनों का कि यदि हम एक तरफ क्या हो जाता है, किसी वर्ष हमारी एग्रीकल्चर नहीं हो पाती, हमारे भी उद्योग हैं, तो कुल मिलाकर क्या है? बैलेंस ग्रोथ हो जाती है कि कुल मिलाकर हमारी हलचल क्या हो जाती है? एक ठीक है कि इतना हमारे है कि इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जाने के बजाय हमारा क्या हो जाता है? बैलेंस है हमारा। जिस तरह घर में क्या है, एक एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हम, एग्रीकल्चर होती नहीं तो किसान क्या कर लेता? आत्महत्या करने के सिवाय उसको कोई रास्ता ही नहीं नजर। लेकिन वो साइड बाय साइड कुछ और भी काम करता है। घर में से 2 बंदे ऐसे हैं जो सर्विस में भी हैं, या वो भैंस भी पालते हैं, एक आध भैंस बेच दी सर्विस वाले की आगे। तो जब एग्रीकल्चर खत्म हुई, वहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो भी घर क्या है? चलता ही रहेगा, ज़्यादा सही का नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यदि दोनों सेक्टर हमारे साइमल्टेनियसली चल रही हैं, इंडस्ट्री हमारी डेवलप्ड है, तो हमारा ग्रोथ किस प्रकार होगी? बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। फिर है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज क्या है? देखो, इंडस्ट्री में तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है कि प्रति जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो हाई होती है, एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होती है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है? एक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो प्रोडक्टिविटी होती है, पर हेक्टेयर लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो एज कम्पेरिजन टू अदर कंट्री अब भी क्या है? काफ़ी कम है। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। देखो, अमेरिका की हम बात करते हैं, अमेरिका में क्या है? उद्योग काफ़ी एडवांस हैं। जापान है, उद्योग काफ़ी एडवांस है। तो अमेरिका में सिर्फ 2% लोग क्या हैं? वो डिपेंड है किस पर? एग्रीकल्चर पर। और वो फिर अपनी सारी रिक्वायरमेंट खुद भी पूरी करते हैं, अपने कंट्री की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, इतना प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्शन दोनों ही हाई हैं। तो किसके कारण है वो हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण, कि वहाँ पर इतनी बढ़िया से बढ़िया मशीनें हैं। अब हम कह दें कि इंडस्ट्री में इतनी बढ़िया मशीनें बन रही हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी।
अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ये बात भी नहीं है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हमारी क्या है, आधुनिक मशीनें लगाने शुरू उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, इंडस्ट्री में काम दे दिया जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, उद्योग ज़्यादा लगते हैं, तो उनमें वो बढ़िया से बढ़िया मशीनें तैयार की जाती हैं जो हमारी क्या कर देती हैं, प्रति व्यक्ति जो प्रोडक्टिविटी है और टोटल प्रोडक्शन है किसका, वो इंडस्ट्री का तो इम्प्रूव करते ही करते हैं, साथ में एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, वो हाई हो जाती है। उसी प्रकार से हम कहेंगे यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका यूज किसके कारण पॉसिबल हुआ, इनका यूज पॉसिबल हुआ हमारे इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि इंडस्ट्री ने वो हमारी मशीन प्रोड्यूस की हैं, बड़ी कम जो मशीनरी है, जो हमारे कह रहे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, एयर है, या हमारे जितने भी हम कहेंगे आयरन वगैरह हैं, इनका वो क्या कर पाती है, प्रयोग कर पाती है, खनिज पदार्थ जितने भी हैं हमारे, तो चाहे वो पेट्रोल है, कोयला है, लोहा है, ये उस अवस्था में नहीं होते कि हम उसको सीधा उठाया और यूज कर दिया, उसके पहले मशीनों के द्वारा इनको क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। उसी प्रकार पानी है, पानी इस अवस्था में नहीं है कि हम इससे सीधे बिजली बना लिया, नहीं, उसको बड़े बड़े टरबाइन हमें यूज करने पड़ते हैं, तो वो उद्योगों में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उद्योग क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज करते हैं, उनकी भी उपयोगिता को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारा क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। तो इसमें हमने देखा कि उद्योगों के विकास के कारण कैसे हमारे लिए वो यूजफुल है, कैसे हमने अपना विकास किया है, कैसे हम एग्रीकल्चर का विकास कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक रहा है। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।